चलिए आपको लाइव दिखाते हैं तस्वीरें। जयपुर से ईटक की 181वीं प्रतिनिधि सभा एवं जन्म शताब्दी समारोह चल रहा है। सीएम गहलोत समारोह का उद्घाटन कर रहे हैं। ईटक के संस्थापक हजारी शर्मा की जयंती है। केशवनगर सिविल लाइंस में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ईटक के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली भी इस समारोह में उपस्थित हैं। ये एबीपी टीवी पर लाइव तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईटक के संस्थापक की जयंती के उपलक्ष्य में ये समारोह आयोजित किया गया है और इस समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। हमारे के अध्यक्ष नवनियुक्त श्रम कल्याण सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष समारोह में ईटक के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। आदरणीय श्रीमाली साहब से निवेदन करूं कि वो पधारें और अपना उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय श्रीमाली साहब। भैया साहब अपनी जगह पे शांत हो जाए। किस्मत को लोग ढूंढते हैं हाथों की चंद लकीरों में। किस्मत को लोग ढूंढते हैं हाथों की चंद लकीरों में और खुदा को खोजते हैं मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में और भाग्य को पूछते हैं पंडित पादरी ग्रंथी और पीर फकीरों से। लेकिन तदबीर से तकदीर लिखने की कुव्वत है आप सभी कर्मवीरों में, श्रमवीरों में। और राजस्थान के कर्मवीर, राजस्थान के श्रमवीर और राजस्थान के जनवीर, यशस्वी मुख्यमंत्री, गरीबों के गांधी और मजदूर और किसानों के मसीहा, हम सबके लाडले परम आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब राजस्थान ईटक की तरफ से 9 लाख मजदूरों के परिवार की तरफ से और हमारे गुरुजी पंडित हजारी लाल जी की जो जन्म शती समारोह है उनके परिवार की तरफ से मैं आपके चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मंच पर बैठे हुए राजस्थान के ओजस्वी और जुझारू मंत्री परम आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचरेवास, राजस्थान के ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री परम आदरणीय भंवर सिंह जी भाटी साहब और हमारे संरक्षक परम आदरणीय गुमान सिंह जी और मेरे राजस्थान ईटक के सेक्रेटरी जनरल रमेश जी व्यास, भागचंद जी चौधरी, नरोत्तम जी जोशी और मेरे सेनापति नारायण जी गुर्जर, मंच पर बैठे हुए हमारे ख्यालीलाल जी मालवी, जगदीश जी शर्मा साहब, चंदा जी सुवालका, शंकर जी साली और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक मेरी टीम घासीलाल जी शर्मा, जीवन जी गुर्जर, आलोक जी दुबे, रामावतार जी स्वामी, पुष्पेंद्र शर्मा, नंद सिंह जी, असीम खान, हमारे सुमित तिवारी, राम प्रसाद गुर्जर, हमारे रामपाल सैनी और यूथ ईटक के अध्यक्ष भाई श्री कृष्ण शर्मा और हमारी महिला ईटक की बहनें और राजस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी और जिलाध्यक्ष आपके जयपुर जिलों की नगरी में मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि हजारी लाल जी शर्मा जो हमारे ईटक के बहुत बड़े नेता थे, उनके 100 साल होने के उपलक्ष्य में आज इस समारोह में आप शिरकत करने के लिए आए। गहलोत साहब के लिए अभी मैं ये कह सकता हूं, आपने सुना होगा गहलोत साहब, माइक लेके लोग कहते हैं कि मांगे से तो सब जगह ही मिलता। अरे मांगे से तो सब जगह ही मिलता, अरे बिन मांगे यहां मिलेगा। भर भर के ले जाएगा झोलियां, ले जाने वाला थकेगा, देने वाला नहीं थकेगा।
किसी गुरुद्वारा, ये किसी मंदिर, ये मस्जिद, ये चर्च का स्लोगन नहीं है। ये अशोक जनशक्ति पीठ के संत अशोक जी गांधी साहब के बाद जो भी खाली हाथ नहीं लौटा है, भर भर के ले गया झोलिया, देने वाला नहीं थका, लेने वाला थक गया। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, 19 तारीख को साहब हमारी थोड़ी सी पीड़ा बता दूं साहब। 19 तारीख को बिरला ऑडिटोरियम में कांग्रेस का सम्मेलन था और उसी समय मुझे राजस्थान श्रम सलाहकार मंडल में साहब ने जो नियुक्ति दी, उपाध्यक्ष का पद ग्रहण करना था 3 बजे, तो वक्ताओं ने मुझे भी साहब ने अवसर दिया और उसमें मैंने 5 मुद्दे उठाए। पुरानी पेंशन, पूर्व वसुंधरा सरकार द्वारा की गई कटौती और हमारे 7वां वेतन आयोग, रोडवेज के कर्मचारियों निगम के और नरेगा मजदूरों के बारे में सीएम साहब ने 5 मांगे पूरी कर दी। 5 ही 5। तो एक जयपुर से पत्रकार का मेरे पास फोन आया, उदयपुर के, श्रीमाली जी कहा हो, आपका कमेंट्स लेना चाहते हैं। मैं किस बारे में? कि अरे यार एमएलए, आपने बिरला ऑडिटोरियम में जो मुद्दे उठाए मैं वही था। आपने 5 चीजें मांगी और बजट में सीएम साहब ने 5 दे दी। कोई एमएलए 5 चीज मांगता है तो 2 मिलती है, कोई मंत्री 5 चीज मांगता तो 4 मिलती है। आपने 5 मांगी और 5 ही दे दिया। मैंने उसका कहा कि लिखना ये कमेंट्स, ये अशोक नाम की आंधी है, ये गरीबों का गांधी है। ये मैंने कहा मेरी और कोई प्रतिक्रिया नहीं है, इसमें ये लिखना कि अशोक नाम की आंधी है, ये गरीबों का गांधी है। इसका उत्तर यही है। तो आज राजस्थान का कर्मचारी, मजदूर, किसान, महिला, युवा, आपने दिल खोल के दिया है और दिल खोल के नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया भूकंप ला दिया। जो मुख्यमंत्री अपने राज्य में बैठे हुए मजदूर और किसानों पे कैंची चला रहे थे, उनकी कैंचियों को आपने छुपा दिया और उनको अपने घोषणा पत्र में शामिल करना पड़ा कि हम अगर चुनाव में जीतेंगे तो पुरानी पेंशन वापस देंगे। ये कोई जादू किसी ने किया है। वो जादूगर कौन है? जोर से बोलो। अब ऐसे जादूगर की सत्ता वापस में लाने वाली किसकी है? ये वापस सरकार 2023 में कौन लाएगा? 23 में वापस गहलोत साहब को मुख्यमंत्री कौन बनाएगा? ये गहलोत साहब, ये कांग्रेस का हरावन दस्ता है। हम 8 घंटा कारखाने में, विभाग में नौकरी करते हैं, 8 घंटे हम परिवार के लिए देते हैं और बचे हुए 8 घंटे में से 4 घंटा इंटर के लिए और 4 घंटा कांग्रेस के लिए देते हैं। एनएसयूआई की राजनीति शुरू होती है 16 साल से 21 साल तक, युद्ध कांग्रेस की शुरू होती है 21 साल से 35 साल तक और हमारी शुरू होती है 18 साल से 58 साल तक। 40 साल तक कांग्रेस का झंडा पकड़ के कभी कांग्रेस से गाड़ी नहीं मांगते, कभी खाने का टिप्पण नहीं मांगते, हमारे इंटक के पैसे से गाड़ियां भरकर कांग्रेस को जिताने के लिए सभाओं में, रैली में जाते हैं। तो हम आपसे एक ही चीज मांगते हैं, आप जब जनसभाओं को संबोधित करें, आपके मंत्री करें, आपके कांग्रेस के नेता करें, तब वो एनएसयूआई का नाम लेते हैं, युद्ध कांग्रेस का लेते हैं, सेवा दल का लेते हैं और महिला कांग्रेस का लेते हैं, लेकिन इंटक का नाम कोई नहीं लेता। मेरे ये कार्यकर्ता मुझे उलाना देते हैं कि आपके नेता
भीड़ हम लेके जाते हैं लेकिन हमारे संगठन का नाम नहीं लेते हैं। इनको बहुत बुरा लगता है, इनका दिल टूट जाता है, ये नाराज हो जाते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, हाथ का पंजे का निशान है, ये एनएसयू है, ये यूथ कांग्रेस है, ये सेवा दल है, ये महिला कांग्रेस है, लेकिन अंगूठा नहीं होती है, उंगली कुछ नहीं कर सकती। ये इंटक का अंगूठा है। इनका दाम और सम्मान मिलना चाहिए। ये मैं आपसे हाथ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस के नेताओं को ये संदेश दे कि एक आपका परिवार का एक सदस्य यहाँ और बैठा है, उसका भी नाम ले। चलो बैठो, मैं बात करूं। आज आपने जो दिया उसके लिए तो धन्यवाद, आभार। राजस्थान में हर जिले में हमने आपके लिए होर्डिंग लगा के आभार व्यक्त कर रहे हैं, और जहां जहां पर भी आप पधारेंगे वहां हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन कुछ समस्या ऐसी है साहब जो बाकी रह गई है, और कर्मचारी मजदूर तो हमेशा अपने पिता से मांगता है, हम तो आपकी संतान है, आपके बेटे हैं, तो मांगना हमारा धर्म है। तो ये कुछ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। अभी भंवर सिंह जी भाटी साहब ने भी निवेदन किया सीएम साहब के नोटिस में जरूर डालना कि ये पुरानी पेंशन आरएसीबी और निगम रोडवेज जैसे निगम में अभी लागू नहीं हुआ, आरएसएमए में ऐसे उनमें लागू करने की आपकी मेहरबानी हो जाएगी। तो ये भी वंचित वर्ग आपके लिए दुआएं करेगा और आपके साथ खड़ा रहेगा। बिजली विभाग में अनुकंपा वाले श्रमिकों को घनिष्ठ लिपिक बनाना है सर। उसमें क्या है कि अनुकंपा पे रख दिया, महिला को रखा उसको तो लिपिक बना दिया, लेकिन पुरुष को रखा उसको नहीं बनाया। ये लिंग भेद हो रहा है, और लिंग भेद इस विभाग में ऐसा है कि महिला को तो हो रहा है लेकिन पुरुष को नहीं मिलता। बाकी जगह तो ये होता है कि महिला को नहीं मिलता। ये पूरा क्या है? सूरतगढ़ में प्रमोशन पॉलिसी लागू की जाए, सब मंत्री जी आपके पास बैठे निर्देश देवे, और एसआरएफ के प्रमोशन चैनल खोले जाए। ऑयल पेंशन वाला मैंने बता दिया। वाटर वर्क्स में सब वर्क चार्ज वाले कर्मचारियों को नियमित करना, इसमें पैसे का कोई खर्चा नहीं आ रहा, कोई पैसे का खर्चा नहीं आ रहा। केवल उस व्यक्ति को जो जिन लेबर में भर्ती हुआ, अगर उसको पद हेल्पर का दे दिया जाए, ऑपरेटर का दिया जाए, उसमें पैसा खर्च नहीं हो रहा, लेकिन वो व्यक्ति ये लगेगा कि मैंने 40 साल इस विभाग में सेवा की। जब जाइए चीफ इंजीनियर बन सकता है तो मजदूर हेल्पर और ऑपरेटर तो बन ही सकता है साहब, इसमें पैसे नहीं लगेगा। जनता दल योजना आपने उसके लिए भी बजट में बहुत अच्छा किया, लेकिन इसको विभाग में तो ले लिया, लेकिन उन कर्मचारियों में एक आदमी जो ऑपरेटर 35,000 का काम कर रहा है, एक ऑपरेटर वहां पर 5,000 का काम कर रहा है, इतनी दूरी है, पानी वो भी पिला रहा, पानी वो भी पिला रहा, उनको भी नियमित करने की आप करेंगे, कृपा होगी। है राजस्थान के 7.5 करोड़ जनता की प्यास बुझाने वाले हैं सब, इनके पर भी आपकी मेहरबानी हो जाए। रिक्त पदों की भर्ती हो, ठेका कर्मियों को नियमित किया जाए, ठेकेदार बदल जाते हैं, मजदूरों को पीएफ में ईएसआई का पैसा खा जाते हैं और वो बेचारे जिंदगी भर ठेके में चलते हैं, उनकी भी कोई नीति नियम बननी चाहिए। सहकारी कर्मचारी संघ जो हमारे जवाहरलाल जी नेहरू का सपना था कि सहकारी संघ के माध्यम से आम जनता के बीच में पहुंचे, तो सहकारी संघ के जो कर्मचारी है राजस्थान में 18,000, उन बेचारों को आज भी वेतन नहीं मिल रहा 2-2 साल से। उनको विभाग का 7वां वेतन आयोग नहीं लागू हुआ, आज वो दर की ठोकर खा रहे हैं, और अभी ये मजबूर होकर इंटक की सदस्यता ग्रहण की। और पिछले महीने मैंने उदयलाल जी आंजना के साथ मिलकर इनकी मीटिंग कराई, उन्होंने फाइल आपके पास भेजी है सीएमओ में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। आप इतने मेहरबानी करें दी 18,000 परिवार आपको दुआएं देंगे, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। ये सार्वजनिक क्षेत्र में ठेका कर्मचारी जो बेचारे हॉस्पिटल में, एसएमएस पे आप गए थे, अभी आप उदयपुर आए थे, उन महिलाओं ने आपके सामने गाड़ी के सामने
रोकी और आपको पीड़ा बताई थी, वो 20 साल से काम कर रही है और 5,000 रुपया तनख्वाह, झाड़ू पोछा सब लगाती है। अब ऐसी महिला है अपना कैसे गुजारा करे, और उसमें 90% परित्यक्ता है, पति ने छोड़ रखा है, कोई दुखी है, तलाकशुदा है। तो ये सारी इन महिलाओं को भी अगर हम राहत देते हैं तो बहुत दुआएं मिलेगी। हैंडपंप मिस्त्री जो हैंडपंप तो हर एमएलए मंत्री बढ़ाता जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही। एक हैंडपंप कर्मचारी के ऊपर 150 हैंडपंप ठीक करने का प्रेशर है, और उनको हेल्पर मिलना चाहिए, उनको सुविधा मिले ताकि गांव के लोगों को प्यास बुझ सके, उनकी भी सुविधा दी जाए। राजस्थान रोडवेज में पेंशन का विकल्प देने, रिक्त पदों की भर्ती करती और नई बसें खरीदते हैं। मैं RSM में रोडवेज के लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने हमको मीटिंग में बुलाया। प्रताप सिंह जी और हमारे द्वारा रखी गई बात को आपने दिवाली के एक दिन पहले 550 करोड़ रुपया ग्रेजुटी का वसुंधरा जी के समय से बाकी था, वो आपने खाते में डालकर सबकी दिवाली मनवाई, और उन बूढ़े कर्मचारी रिटायर्ड उनके चेहरे पे चमक लाए, उसके लिए जोरदार जिंदाबाद लगी। इसी तरीके से हमारे रोडवेज में नई बसें, ये लाइफ लाइन है रोडवेज, अगर नई बसें चालू होती है तो उनके वजह से हमारे राजस्थान की प्रदेश की जो बहनों को राखी में आप निःशुल्क, सैनिकों को निःशुल्क, रीट की परीक्षा के लिए निःशुल्क, आप जब भी एग्जाम होता है राजस्थान रोडवेज आपके काम आता है। उन रोडवेज के कर्मचारियों के लिए थोड़े आपकी दया हो जाए, मेहरबानी हो जाए तो ये बड़े आपके शुक्रगुजार होंगे। RSM जो राजस्थान का वो विभाग है, आपको ध्यान हो जब अकाल पड़ा था, राजस्थान के खजाना खाली था, 7 लाख कर्मचारियों को तनख्वाह देने का पैसा नहीं था। RSM में वहां से पैसा आपने दिलवाकर और तनख्वाह चुकाई थी। उस RSM की ये हालत है कि पूरा ठेके में चला गया, परमानेंट मजदूर रिटायर हो गए, और वहां का मैनेजमेंट इंटक की यूनियन के 22 आदमियों को ट्रांसफर कर दिया। आपके हस्तक्षेप से वापस हमने उनको जैसलमेर से उदयपुर लाए, लेकिन वहां पर अभी तक मान्यता प्राप्त इंटक की यूनियन का ताला 3 साल से नहीं खुला, जो बीजेपी के राज में गुलाब चंद कटारिया ने लगवाया, वो आज भी नहीं खुला। इसकी मुझे पीड़ा है, ये ताला खुले। और एक RTS सुविधा जो आपने ये चिरंजीव योजना में जो कर्मचारियों को लिए उसमें किया, उसको RSM को भी कवर किया जाए। और PWD जो विभाग में शिक्षित कर्मचारी जो पढ़े लिखे हैं, उनका प्रमोशन नियमानुसार LDC पे हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। वो बेलदार पे भर्ती हुए, बेलदार में रिटायर्ड हो रहे, अगर उनका प्रमोशन हो जाए। इसके अलावा साहब एक व्यक्तिगत मेरे आपसे निमराना में डाइकिन एयर कंडीशनर फैक्ट्री है, और वहां टीकाराम जी जूली अभी आके गए थे भाषण देके, हमने उनके कहने से सब मजदूरों को इंटक में लाए और उनकी इंटक की सदस्यता दिलवाई। वहां बड़ी सभा की, रैली की, जूली साहब ने भाषण भी दिया। लेकिन आज दुख के साथ कह रहा हूं, 3 साल से वहां के कर्मचारियों को सस्पेंड कर रखा, टर्मिनेट कर रखा। वो गेट पे जाते हैं तो पुलिस उठा के ले जाती, जैसे अलवर ये निमराना जैसे अपने देश का हिस्सा नहीं हो और किसी दूसरे देश का, जापान का हिस्सा हो, जैसे हमारे साथ व्यवहार हो रहा है। हमारी इंटक की वहां मान्यता मिले और हमारे जो कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, उनके लिए या तो श्रम आयुक्त नेहरा जी के साथ या कुलदीप राका साहब के साथ हमारी वार्ता हो और उसका निराकरण हो, तो अन्यथा हमें सड़कों पे उतरकर आंदोलन करने की स्थिति आ गई। भूखे मर रहे मजदूर और रोज हमको कह रहे हम आत्महत्या करके मर जाएंगे, आत्महत्या करके मर जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपके होते हुए इस वेदना को मैं व्यक्त करते हुए एक जेके टायर फैक्ट्री उदयपुर में कांकरोली में हमको मान्यता दिला दी आपने। 6 महीने हो गए इंटक को मान्यता आपके प्रयास से मिली, लेकिन हमारे यूनियन के एक नेता इंटक अध्यक्ष जगदीश सिंह जी, रमेश जी, बालचंद चौधरी, नरोत्तम जोशी, नारायण जी गुजर, कालीदास जी मालविया, मुनकिशोर जी, हमारे वरिष्ठ इंटक के नेता भी है और रेलवे के अंदर भी यूनियन के वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय मोहन सिंह जी,
इंटक के अध्यक्ष जगदीश श्रीमाली जी, रमेश बिहार जी, बालचंद्र चौधरी, नरोत्तम जोशी, नारायण जी गुर्जर, कालीलाल जी मालविया, नूर जी, काशीराज शर्मा, राम अवतार जी, आलोक जी दुबे, धन सिंह जी, जीवन राम गुजर, सचिन कांठा, राम प्रसाद जी, शर्मा जी, श्रीमती चंद्रा स्वालका जी, शंकर सोलंकी जी और तमाम उपस्थित हमारे स्वर्गीय अजयलाल शर्मा जी के परिवार के सदस्य जितेंद्र शर्मा जी, अशोक शर्मा जी, यशोक शर्मा जी और नरेंद्र शर्मा जी, मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है। पंडित अजयलाल शर्मा जी, जिनसे मेरा संबंध है, जब मैं एनएसयू में था 50 साल पहले, 72-73 का था, जब कॉफी हाउस के ऊपर एक ऑफिस हुआ करता था, जो हमारे वरिष्ठ बैठे होंगे यहाँ पर इंटरव्यू देता हूँ वो मालूम होगा। अजयलाल शर्मा जी वही ऊपर बिराजते थे MI रोड पर, और मैं 22 साल का ही मेरे ख्याल में था, तब से मेरा उनसे परिचय हुआ। और उसके बाद लगातार जब तक वो जीवित रहे तब तक मेरा संपर्क बना रहा। इंटक में कई बार ना इत्तेफाक की भी हुई। श्रीमाली जी को तो मालूम ही होगा किस प्रकार से गिरदालाल जी व्यास थे यहाँ पर राजस्थान के अंदर, PCD के प्रेसिडेंट भी थे एक बार, और साथ में वो इंटर के अध्यक्ष थे। 2 ग्रुप बन गए। बी चौधरी थे वहाँ उदयपुर के अंदर, वही वहाँ के बहुत बड़े नेता थे। लंबा क्या थे वक्त नहीं में जाऊँ, परंतु मुझे खुशी है कि PCD के अंदर ही मैंने वापस एकता करवाई दोनों ग्रुप के अंदर, और सब लोग सफल रहे। ये जगदीश श्रीमाली जानते होंगे, धुमान जी जानते होंगे, 2 इंटर चल रहे आपस में। मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने कोशिश करी, उसमें कामयाब हुए। इंटर वापस में इंटर का इतिहास तो जैसा आप सबको मालूम है कि बहुत पुराना है। आज़ादी के पहले ही बनी थी। और तारीख देख रहा था, जो मेरी बर्थडे है जन्मदिवस 3 मई, और ये 3 मई 1954 आज़ादी के कुछ साल पहले, उस वक्त में आज़ादी कुछ दिनों पहले ही इंटर का निर्माण हुआ। तो मेरा जन्मदिवस और इंटर का जन्मदिवस एक। कांग्रेस समर्थक रहा हमेशा, इसमें कोई दुराई नहीं। नाम लेने में कोई हर्ज नहीं, मुझे अच्छा लगेगा इंटर का नाम लेने में। मेरे ख्याल से बचपन से बचपन से देख रहा हूँ, हो सकता है इंटर के खुद के साथियों ने तय किया होगा हमारा नाम। चार संगठन जो है अग्रिम, उस रूप में नहीं आए, मुझे मालूम नहीं, पर आज आपने ध्यान आकृत किया, अच्छा लगा। इंटर का नाम आएगा तो सब कुछ करते हैं। गांधी जी भी इंटर को, आप जानते मजदूरों को लेकर संघर्ष करते थे। 1918 के अंदर अनशन भी किया था अहमदाबाद के अंदर मजदूरों को लेकर। और पंडित नेहरू भी हमेशा मजदूरों के पक्ष में रहे। बागर डैम बना हो, कहीं बना हो, तो उन्होंने तो कहा कि जो मजदूर है ये राष्ट्र के निर्माता। ये कोई कम बात नहीं कि ये इंटर या कोई भी संगठन हो, मजदूर है। आप मेरे विचार सुनते होंगे, अभी काफी दिन से मैं बोल रहा हूँ सोशल सिक्योरिटी, ये झंडा बुलंद करना चाहिए आप सब। आज सवाल ये नहीं कि हमने 252
51 से 259 कर दिए, 264 से 271 कर दिए, अनकुशल के कुशल श्रमिक के 276 से 283 कर दिए, या उस कुशल से श्रमिक 326 के 333 कर दिए। वो बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि आज जो है निर्माण देश का कैसे हो। आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, मशीन आ गई बनती है, पर बगैर मजदूर के बन सकती है क्या? मशीन के बावजूद भी। तो मैं सालों से कह रहा हूँ, मजदूर जो है मजदूरी करता है तब जाके बिल्डिंग खड़ी होती है, रात का निर्माण। और जब वो 60 साल का हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, सही साथ नहीं देता है, फिर वो काम नहीं करता। तो क्या जिसने देश का निर्माण किया है, क्या वहाँ जिम्मेदारी सरकार की? अब जो इसका जीवन बचा है, जैसे पेंशन की बात की गई, यूपीए ने लागू किया तो पूरे देश के अंदर त्याग का मर गया स्वागत हो रहा है कि भाई ओल्ड एज पेंशन लागू कर दी, सिक्योरिटी मिल गई कर्मचारी को। क्योंकि कर्मचारी 35 साल से काम करता है, 38 साल से काम करता है, और वो सिक्योरिटी मुझे पता नहीं पेंशन कितनी मिलेगी, कम मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। पैसा जमा होके शेयर मार्केट में जाता था। आप सब जानते हैं शेयर मार्केट ऊपर नीचे होते रहते हैं। 35 साल के बाद में पता नहीं कोई यूक्रेन युद्ध हो गया, क्या हो गया, डाउन हो गया शेयर मार्केट, तो पेंशन डाउन हो गई। तो ये पूरी तरह हमने फैसला किया, वो सोच समझ के माननीय दृष्टिकोण ने किया, जिसके आधार पर हम सुशासन देने की कल्पना कर रहे हैं कि गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, सरकार शानदार चले, उसमें भूमिका कर्मचारियों के अधिकारियों के भी होती है, मजदूरों के होती है, उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इससे मैंने कहा कि गुमान जी जैसे व्यक्ति जो है राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उठा सकते हैं कि सोशल सिक्योरिटी का टाइम आ गया है 21वीं सेंचुरी के अंदर। जब राजीव गांधी ने कल्पना की थी 21वीं सेंचुरी में जाएंगे तो विकसित राष्ट्र के मुकाबले हम खड़े होंगे। तो दुनिया के विकसित राष्ट्र अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी, जापान, इटली है, हम लोग भी उसके मुकाबले में खड़ा हों, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी तरह से। तो आज वक्त है कि हर इंसान को सोशल सिक्योरिटी मिले, जैसे उन देशों में मिलती है। वीकली पैसा मिलता है, वीकली पैसा मिलता है वहाँ बुजुर्गों को भी, अन्य श्रेणियों को भी, और सिक्योरिटी रहती है कम से कम जीवन चलाने के लिए। तो क्या हमारे मुल्क में भी अब केंद्र सरकार को चाहिए कि टुकड़ों में बांटते हैं भाई के 6,000 में दे दिए हमने किसानों को, या कोई स्कीम बना दी हमने उनके लिए बेनिफिशियरी की। एक तबका ये भी है देश के अंदर, उसकी आलोचना करता है आप तो इसको लाभार्थी बना रहे हो उसको खाली, और एक तबका ये भी जो कहता है कि टैक्स पे का पैसा उनके ऊपर खर्च हो रहा है। जैसे हमारे हाउस के अंदर गुलाम नबी कटारिया ने कह दिया कि आपने लागू कर दिया ओल्ड एज पेंशन, आपको क्या उससे जिंदा नहीं रहेंगे हम लोग, तो टैक्स पे में भार पड़ेगा, कोई भार नहीं पड़ेगा। जो सिस्टम है कंट्री का वित्तीय प्रबंधन का वो शानदार होता, उसी के अनुसार राज्यों को एक सरकार, राज्य सरकार 1 लाख रुपये लोन नहीं ले सकती है बगैर केंद्र सरकार की परमिशन। और केंद्र सरकार तभी परमिशन देता है तब आपके पैरामीटर जो है फाइनेंशियल वो परफेक्ट होते हैं, तब देता है। इसका मतलब परफेक्ट होंगे तो ही तो परमिशन मिलेगी केंद्र से, तभी लोन लिया जाएगा, तभी वो ब्याज चुकाते हैं, लोन की किस्तें चुकाते हैं, तत्काल चुकाते हैं और विकास करते हैं। ये सिस्टम पूरे हर राज्य में है, पूरी दुनिया के अंदर है। चाइना जैसे मुल्क को छोड़ दो, अमेरिका के अंदर भी कर्जा लेकर के सरकार चलती है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, सोशल सिक्योरिटी आज उन मुल्कों में मिलती है यार, मजदूरों को, सबको। हमारे मुल्क में भी टाइम आ गया है। 1 मई को कोई जमाना था आज़ादी के पहले का, दुनिया के मजदूरों एक हो, एक ऐसा माहौल बन गया दुनिया के अंदर। 1 मई को आज भी हम लोग करते हैं और एक फॉर्मेलिटी करते हैं। वास्तव में दुनिया के मजदूर एक हो की थीम आज भी चलनी चाहिए।
मजदूर मजदूरी है, उसका विकल्प हो ही नहीं सकता। मजदूर मजदूरी है, उसका विकल्प हो सकता है क्या? जो बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं या पदों में जाते हैं वो मजदूरी कर सकते हैं क्या? मजदूरी कर सकता है। उसका सम्मान होना, वो सम्मान उनको मिले, उनको सिक्योरिटी मिले, उनको बुढ़ापे के अंदर पूरी पेंशन मिले। आज हम 1500 देते हैं, 750 देते हैं, उससे काम नहीं चलता। ये तो हमारी मजबूरी है कि भारत सरकार 200 रुपये देती है, हमारी सीमा 90 लाख की है। वो 10, 15, 20 लाख लोगों को 200 रुपये 500 रुपये देते खाली। तो 90 लाख, हम करीब 8,000 करोड़ रुपये खर्च करते हैं। हमारी सरकार 8,000 करोड़ खर्च कर रही है 90 लाख विधवाओं को, बुजुर्गों को, मालिक को, निष्ठजनों को। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये कोई राजनीति बात नहीं कर रहा हूँ। समय आ गया है भारत सरकार सोचना चाहिए, राज्यों को सोचना चाहिए। जब मैं ओपी लागू किया तो पूरे देश के अंदर मांग उठने लग गई। अभी इससे बात करें थे, अभी पूछोगे, इन्होंने कह दिया जगदीश राज श्रीवाली ने। पर आप बताओ कि कर्मचारी की मांग कभी आई क्या? मैं मजाक में कहता हूँ कर्मचारी नहीं आते थे कि बगैर मांगे हुए तुम्हें ओपीएस मिला है, बगैर मांगे। इतने मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने कई फैसले किए, चाहे आज 100 दिन का रोजगार सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह लागू किया, नरेगा, बहुत बड़ी बात है। पहले आकाश सूखे पड़ते थे तो चेहरा उतर जाता था गांव के अंदर, चिंता होती थी गाय को चारा कहाँ से आएगा, रोजगार कैसे मिलेगा गाँव वालों को। पानी मनुष्य के साथ में डांडों के लिए, गायों के लिए भी चलते और सुगरी का पानी आया, बहुत चिंता होती। नरेगा आ गए बाद में वो स्थिति नहीं है। और अभी हमने 100 दिन की बजाय 125 दिन मैंने कर दी नरेगा। और तो शहरों के अंदर, हिंदुस्तान में कहीं नहीं, शहरों में हमने 100 दिन का रोजगार नरेगा के पैटर्न में लागू कर दिया है, अभी इंदिरा गांधी के नाम से। ये बहुत बड़ा फैसला शहरों के लिए। तो इस प्रकार की हमारी सरकार गरीब को गणेश मान करके हर फैसला कर रही है, हर फैसला कर रही है। उसी रूप में हम लोग जो है, आप देखते हैं कि जितने फैसले हो गए हैं, 10 लाख का बीमा कर दिया हमने, इलाज का कम बात है। गरीब आदमी में हिम्मत नहीं करता था जाके ऑपरेशन करवाने के लिए हार्ट का 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख खर्च होते थे। अभी मैं मेरा क्या कहता हूँ, पीछे गया था तो एक आदमी मुझे मिला, इतना मैं मेरे गांव से आज मेरे लेके आया, कोई भाई भतीजा कोई होगा, और सीके बिलियन भर्ती करवाया ऑपरेशन में हार्ट का। मेरे खाली 137 रुपये खर्च हुए टैक्सी के बाद। तो मैंने कहा कि मेरा खुद का, मुझे 2 बार कोविड हो गया था, मेरा भी पोस्ट कोविड में बीमारी होती है, हार्ट की भी, लंग्स की भी, सांस की भी, किडनी की, कई बीमारी होती है। हम लोग समझाते ध्यान रखो, पोस्ट कोविड है ध्यान रखो, कि हम लोग मर जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता कि ये पोस्ट कोविड है, कोविड एक कहाँ से बीमारी हुई है। आपको मैं कहना चाहूँगा, अभी भी कोविड गया नहीं है, आप लोग अभी भी ध्यान रखें। देश में आप देखते होंगे अखबारों में और टीवी में आने लगे। तो मैंने उनको कहा, मुझे पोस्ट कोविड हुआ, मुझे स्टेंट लगा हार्ट के अंदर, मेरा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, फ्री में, क्योंकि हमने ये स्कीम लागू कर रखी। वरना 1.5-2 लाख रुपये तो बोलिए आप सरकार में प्राइवेट जगह जा रखते हैं, अब आपका पूरा फ्री 10 लाख का। यहाँ कर दिया, मैं फैसला कर दिया, कोई किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, उसमें 15-20 लाख। अभी फैसला हमने किया 15 दिन पहले, क्या
बोन मेरो ट्रांसप्लांट हो कैंसर के, चाहे बने वो किडनी हो, लीवर हो, उसमें चाहे 10 लाख लोग या 15 लाख लोग, उसको मैंने जोड़ दिया उन लोगों के लिए, चाहे 15 लाख हो चाहे 20 लाख हो, सरकार खर्च करेगी, आप लोग खर्च नहीं करना। ऑक्सीजन साथ जुड़ा हुआ है, भगवान अगर ऑक्सीजन नहीं हो जाता है, मर जाता आदमी। 5 लाख का बीमा इस केंद्रीय योजना के अंदर शामिल किया हुआ। कहने का मतलब ये है कि हम हर चीज को ध्यान रख रहे हैं और पूरे प्रदेशवासियों का बीमा है। अमीर गरीब कोई भी हो, सबका बीमा है, काम गरीब के पड़ता है। इतने में कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने इतने कदम उठाए हैं, घंटे पे बोले तो कम है उन कदमों के बारे में। तो आप लोगों को मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है, अभी जब कोरोना हुआ था तो आप लोगों ने अच्छा काम किया, आप सबको धन्यवाद कि पूरे राजस्थान में आम जनता ने, यदि संगठन उन्होंने भी, एनजीओ ने भी, एक्टिविस्ट थे, धर्मगुरु थे, पॉलिटिकल कार्यकर्ता थे, सबने मिलकर, मैंने कहा कोई भूखा नहीं सुना है। मुझे खुशी है कि राजस्थान का मैनेजमेंट कोरोना का पूरे देश के अंदर नंबर 1 पे रहा। इलाज के अंदर 40,000 इंजेक्शन फ्री कराए, चार्टर प्लेन करके, किराया प्लेन करके भेजा बॉम्बे दवा लाने के लिए। एक दिन में देरी नहीं होनी चाहिए जिससे कि एक आदमी इंसान की मृत्यु हो जाए, इतना ध्यान रखा। खाने का प्रबंध किया, सब कुछ किया। और तो मजदूरों का मैंने विशेष ध्यान रखा कि मैंने ढूंढ करके करीब 35 लाख लोगों को 5 किस्तों का, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये दिए, 5,500 रुपये दिए हम लोगों ने। जो ठेले वाले थे, मजदूर थे, कलेक्टर की ड्यूटी लगाई कि वो शरीर करे हुए जिले के अंदर कोई आदमी तकलीफ में है तो उनका नाम लिखो, किस्तें भेजना शुरू कर देंगे, डीबीडी कर देंगे बैंक के अंदर। हर चीज का ख्याल रख करके काम किया। आगे मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, कृपा करके आप भी जो है इसमें आप सरकार की मदद करें। सरकार की मदद का मतलब है आप उन गरीब की मदद करेंगे जिसको जरूरत है। कई गरीबों को मालूम नहीं होता इसके में क्या बने सरकार, उन तक इसके पहुंचे, गांव में, ढाणी में, कस्बों में, कच्ची बस्तियों में। ये ध्यान हम सबको रखना पड़ेगा जिससे कि मतलब हम लोग उन तक पहुंच सकें और गरीब को लाभ मिल सके। ये मैं जहाँ जाता हूँ मीटिंग में कहता हूँ सबको, भाई आप कम से कम एक अपेक्षा मैं करता हूँ आपसे, क्या आपका बस चले। आपका संगठन तो बहुत मजबूत है। अभी श्रीमान जी बता रहे थे किस प्रकार के बने अध्यक्ष। मुझे खुशी है कि इनके अध्यक्ष बनने के बाद में अभी जोशीला भाषण दे रहे थे, एक बिंदु को उठा रहे थे बहुत बारीकी के साथ। मैं समझता हूँ कि रेड्डी साहब का सलेक्शन सही सलेक्शन। आज मेरा सलेक्शन तो है ही है, पर मोर तो रेड्डी साहब ने लगाया। तो मेरा मतलब है कि इस व्यक्ति ने बड़ा संघर्ष कर रहा है, घूमता है जेलों में। मैं आपसे भी अपील करूंगा और मजबूत करो इन तक को। आप सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी। इसलिए मुझे खुशी है जाएगी कि शताब्दी के नाम से आपने प्रोग्राम किया। वो वास्तव में बहुत बड़े भक्तों के धनी थे। अंतिम साल तक वो मैं मिलने जाता था, होली दिवाली कभी तो उनके घर पे जानते होंगे, मैं उनसे मिलने जाता था कभी कभी। और 90 साल के हुए हो तब भी वो दबंगा से बात करते थे और इंटर की बात करते थे, मजदूर की बात करते थे, पूरी तरह जीवन समर्पित करते थे। उनका बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, जिंदगी भर समर्पित रहे। जैसे भगवान सिंह जी है, पूरी जिंदगी निकाल दी अब मजदूरों में काम करते। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये संकल्प मिलेगा हमें मजदूरों की सेवा करनी है, इसलिए वो इंटेक मारते हैं। मैं आपको, मुझे आपने याद किया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मुझे खुशी हुई कि मैं आपके बीच में आ सका। और मैं तय करना चाहूँगा कि आप निश्चित रहें, जो समस्या बताई है श्रीमान जी ने
वो अलग से मुझे लिख के दे देंगे और कभी वे डेलीगेशन लेके मिलने आ जाएंगे, हम जाएंगे, बैठ के बातचीत करें और क्या क्या आवश्यकता है विभागों के अंदर वो हम लोग को पूरी करेंगे। हम निश्चित यही बात करता हूँ, मैं लंबी बात नहीं कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूँ राजस्थान में जो मैंने कहा सोशल सिक्योरिटी की बात कही है उसमें भगवान सिंह जी इनके साथी सब विचार करेंगे और इसको तमाम बड़े सरकारों पर हमारी सरकार में क्यों नहीं। डेमोक्रेसी के अंदर लोग मांग करे, ज्ञापन दे, दबाव पड़े तो फर्क पड़ता है। हालांकि अभी जो माहौल देश में है वो बहुत ही खतरनाक माहौल है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। अभी आप देख रहे हो कि रामनवमी में क्या हुआ, कितने दंगे हो गए झगड़े पर। ये जो स्थिति चल रही है ये देश हित में नहीं है। विकास वही होता है जहाँ शांति, भाईचारा, सद्भाव होता है, प्रेम होती है, मोहब्बत होती है, वहाँ होता है। आज क्या हो रहा देश में? क्योंकि जो शासन में बैठे हुए लोग लोकतंत्र के नाम जीत के तो आ गए, पर लोकतंत्र में उनका यकीन नहीं है। वरना हम मांग करते प्रधानमंत्री जी मोदी जी से, पर तो सोनिया गांधी जी ने आर्टिकल लिखा कि भाई आप खुद आगे आके क्यों नहीं देशवासियों को कहते हो कि हिंसा करने वाले, दंगे करने वाले एंटी सोशल एलिमेंट है। हम चाहेंगे परिवार में भी, गांव में भी, जिले में, प्रदेश में, देश में जब शांति होगी वह विकास होगा। झगड़े होंगे वह विकास नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि ये वक्त आ गया है, इस माहौल को देखते हुए भी आपको समझना पड़ेगा कि समाज में शांति बना रहे, आप अपनी भूमिका निभाओ। उसके अंदर भी तोड़ने में दंगे हो गए बिना मतलब के, और ये लोग जानबूझकर तो लंबा खींच रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रही कि आपके बुलडोजर चल रहे हैं आपके मध्य प्रदेश में, यूपी में निर्दोष लोगों भी चल रहे हैं, उनकी परवाह नहीं है। और यहाँ राजनीति करें कि चुनाव आ रहे देश का, ये चुनाव की पहले शुरू हो गई। लोग इतने लोग जानबूझ करके जिस प्रकार का माहौल बना रहे हैं, मैं समझता हूँ वो बहुत खतरनाक माहौल है। देश में शांति रहे, सद्भाव रहे, प्रेम भाईचारा रहे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, कोई हो, सबके बीच में, सब जातियों में, सब भाषा बोलने वाले अगर एक रहेंगे तो हमारा मुल्क एक रहेगा और कल रहेगा। जिसके लिए इंदिरा गांधी ने जान दे दी, तो खालिस्तान नहीं बनने दिया। आप सोच सकते हो, राजीव गांधी शहीद हो गए, जी शहीद हो गए जो मुख्यमंत्री थे, ने नाबूद कर दिया आतंकवादियों को। तो हमारा इतिहास है आज़ादी के पहले का, आज़ादी के बाद का, जहाँ पर त्याग बलिदान हो रहे हैं। इनको कौन समझाए इन बातों को? धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। हिंदू मुस्लिम करके आप चुनाव जीते जाओ, बहुत आसान काम है। ये धर्म का ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतना कोई डेमोक्रेसी में किस कायदे का रास्ता है? ये आप बड़े खुश हो रहे हो, चुनाव जीतने सब कुछ है क्या? चुनाव जीतने के अलावा बहुत कुछ होता है। आप अपनी विचारधारा की बात करो, वो विचारधारा के प्रतिस्पर्धा करो, किसकी अच्छी है जनता के सामने, कौन देशवासियों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, उद्यमियों के लिए, विकास के लिए कौन किस पार्टी की नीति काम की है, इस पर बहस होनी चाहिए। नॉन इश्यू को इश्यू बना रहे हैं, इश्यू को नॉन इश्यू बना रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ये भी इनके बारे को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये मेरा कहना, यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। अब अभी साहब को आप सबकी तरफ से मैं एक ज्ञापन दे रहा हूं और उसके बाद एक बड़ी माला यूथ इंटेल द्वारा लाई गई है। साहब ने जो बजट में कर्मचारियों के लिए घोषणा की, उसके लिए 2 मुद्दे रह गए थे सर। पिछली सरकार में आपने मुझे एक तो या सिविल लाइन्स में ऑफिस दिया असंगठित के लिए, जो आज हम वहां बैठ के काम करते हैं, और पिछली सरकार में आपने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ, इंटेक की यूनियन के साथ एक
श्री नितिन गडकरी। तो इंटा की 181वीं स्थापना दिवस मनाया गया। सीएम अशोक गहलोत अभी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। तो इंटा की 181वीं प्रतिनिधि सभा आयोजित की गई और इस सभा को सीएम अशोक गहलोत संबोधित कर रहे थे।